हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? वी डिस्कस्ड अबाउट वी डिस्कस्ड अबाउट लैक ऑफ न्यूरॉन, है ना? तो आज की क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम का चैप्टर जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है बच्चा? व्हाट इज फिंगरप्रिंट? फिंगरप्रिंट क्या होता है? आपकी जो फिंगर्स हैं उन पे एक पर्टिकुलर पैटर्न बना हुआ है, आप सबकी उंगलियों पे एक पर्टिकुलर पैटर्न बना हुआ है एंड आप सब जानते हैं कि ये जो पैटर्न है ये अलग-अलग लोगों में डिफरेंट है। किन्हीं दो लोगों का फिंगरप्रिंट जो है वो मैच नहीं करता, इसलिए पहले क्या किया जाता था? इनफैक्ट अभी अगर आप सीआईडी वगैरह देखते होंगे, क्राइम पेट्रोल एंड ऑल, तो फोरेंसिक्स वाले क्या करते हैं बच्चा? वो फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं। अगर तो फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन से मैच कर गए यानी कि वो पर्सन सेम है ना? क्योंकि किन्हीं दो का तो मैच कर नहीं सकता। बट दी थीव्स बीइंग वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है, उन्होंने क्या करना शुरू किया? अगर बहुत बड़ा ब्लंडर कोई हो जाता था तो वो लोग क्या करते थे कि अपनी फिंगर्स की प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते। प्लास्टिक सर्जरी करवाने से क्या होगा? फिंगर निकल जाएंगे और उसको कैचअप नहीं कर पाएगी पुलिस, ना? तो फिंगरप्रिंट्स की तो प्लास्टिक सर्जरी करवा के उनको चेंज करवाया जा सकता है, पर क्या डीएनए की सर्जरी करवाई जा सकती है? नो, नॉट ऑल। डीएनए इज अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं। तो फिंगरप्रिंटिंग इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हाथों की प्रिंट्स के जैसे डीएनए भी सबका अलग होता है। तो इस अलग पार्ट को देखना है, अगर तो वो अलग पार्ट आपको मिल गया दैट मींस पर्सन सेम नहीं है, बट वो अगर मैच कर गया दैट मींस पर्सन बिल्कुल सेम है। याद रखना, कभी भी किन्हीं दो लोगों का डीएनए मैच नहीं करता। इनफैक्ट ट्विन्स का डीएनए भी मैच नहीं करता, भाई बहन का डीएनए करता। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ऑलराइट, चलो जी। तो देखो, अभी आपको क्या करना है बच्चा? मैं आपको बता रही हूँ। याद रखना कि अगर मैं बात करूं डीएनए की, 99.9% डीएनए इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर 99.9% डीएनए जो है वो सेम है, सभी ऑर्गेनिजम्स है। बट difference difference is in 0.1% डीएनए। डीएनए डिफरेंट है, सिर्फ 0.1% डीएनए है जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिस्टिंग्विश करता है। बाकी 99.9% जो डीएनए है वो सब में सेम होता है। अगर हम बात करें इस 0.1% डीएनए की, 0.1% डीएनए की अगर मैं बात करूं, इट इज यूज्ड फॉर, यही 0.1% डीएनए जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ 0.1। ठीक है, और इसमें आते क्या है? रेपिटेटिव सीक्वेंस। 0.1% डीएनए कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ रेपिटेटिव सीक्वेंसेस। व्हाट आर दीज रेपिटेटिव सीक्वेंसेस? सीक्वेंसेस होते क्या है? खुद को रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आती हूँ, रेपिटेटिव सीक्वेंस, ये वो सीक्वेंसेस हैं जो खुद को रिपीट करते रहेंगे वन आफ्टर द अदर। ठीक, दो तरह के रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं। There are two types of repetitive sequences. What are those types? एक का नाम है टेंडम रिपीट्स और दूसरे वालों का नाम है इंटरस्पर्स्ड। दो तरह के रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, टेंडम रिपीट्स एंड इंटरस्पर्स्ड रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स क्या कर होते हैं? टेंडम रिपीट्स क्या होते हैं? विच रिपीट वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक सीक्वेंस
रिपीट करता जाएगा, रिपीट वन आफ्टर दी अदर। जैसे कि ये एक सीक्वेंस है ATEA, 6 वर्ड्स का, 6 लेटर्स का ये एक सीक्वेंस है ATTGCA। ATTGCA के बाद दोबारा से ATTGCA, फिर से ATTGCA, दोबारा ATTGCA। मतलब ये एक सीक्वेंस है जो कि ATTGCA है, ये एक के बाद एक खुद को रिपीट करता चला जा रहा है। ऑलवेज ATTGCA, ये कितनी बार रिपीट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, 4 टाइम्स ये सीक्वेंस को रिपीट करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इसमें repetition is with a gap। repetition में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस वही है ATT के, ना कुछ और आ रहा है, लेट्स से GG, फिर से AT, फिर आ रहा है ATGCA। मतलब ये जो है ATTGCA ये खुद को रिपीट तो कर रहा है, बट बीच बीच में कोई और भी चीजें आ रही हैं, दिस वाज रिपीट। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम किसको यूज करेंगे, हम यूज करेंगे टेंडम रिपीट्स को। देखो सभी लोगों में ये जो सीक्वेंस है ये सेम है। अगर मेरे अंदर ATTGCA है दैट मींस आपके अंदर भी ATTGCA है, थर्ड पर्सन के अंदर भी ATTGCA है। तो फर्क क्या आ रहा है, हम तो बोल रहे हैं कि इसके बेसिस पे हम दो लोगों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट हम कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं साथ में ही कि ATTGCA जो है वही सीक्वेंस फिक्स्ड है सबके अंदर। एग्जाम्पल ले रहे हैं ATTGCA, ऐसे नहीं है कि ये सीक्वेंस है। तो ATTGCA नाम का एक सीक्वेंस है, खुद को बार 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 रिपीट करता जा रहा है। हो सकता है मेरे अंदर ये सीक्वेंस 20 बार रिपीट करे, पर्सन नंबर 2 के अंदर ये सीक्वेंस 100 बार रिपीट करे, पर्सन नंबर 3 के अंदर ये सीक्वेंस को 50 बार रिपीट करे, तो मेरे अंदर 10 बार, किसी के अंदर 50 बार, किसी के अंदर 100 बार। तो ध्यान समझना सीक्वेंस यही रहेगा, और वो क्या है ATTGCA। Sequence is fixed, it is ATTGCA, but the number of times the sequence is repeating itself is different। जितनी बार ये सीक्वेंस को रिपीट करेगा वो डेफिनेटली डिफरेंट है। ओके, so please remember this thing that number of times the sequence repeats itself is different। बार ये सीक्वेंस रिपीट करेगा that is definitely different, and therefore we call them as VNTR। What is this VNTR? VNTR stands for variable number tandem repeats। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कहेंगे VNTR को, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल मतलब डिफरेंट, डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स ये जो है टेंडम को रिपीट। VNTR समझ में आया आपको? तो हम इसी VNTR को यूज करेंगे फॉर डीएनए फिंगर। VNTRs को ही चुनना है। कैसे चुनेंगे? अब इतना बड़ा डीएनए है, हमें कैसे पता है VNTRs कहाँ है? आ जाओ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शुरू करते हैं VNTR को लेके। आपके पास एक डीएनए का सैंपल आया क्राइम सीन से, आपने ये डीएनए का सैंपल लिया, दिस इज द डीएनए। ये रहा वो डीएनए। आपने क्या किया, व्हाट आर यू, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस नाम के एंजाइम की हेल्प से। द नेम ऑफ द एंजाइम, द नेम ऑफ द एंजाइम इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। So the name of the enzyme, restriction endonuclease।
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस नाम के एंजाइम से आपने क्या किया, आपने इसको तोड़ना पीसेस में है, आपको अलग अलग पीसेस में, पीसेस में से कुछ जो हैं वो पीएनटीआरस होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो पीएनटीआरस हैं एंडोन्यूक्लियेसेस कट कर देता है डीएनए को डिफरेंट, आपने करी इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन पता है ना टेक्निक, टेस्ट ट्यूब में डाल के आप इसको जोर जोर से घुमाएंगे, ये है एक टेस्ट ट्यूब में आपने इसको डाल लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन जब करी तो एक बैंड जो है वो आ जाएगा नीचे यहाँ पे, और एक बैंड जो है वो आ जाएगा ऊपर। दो बैंड्स है ना, दो बैंड्स हैं, एक नीचे एक ऊपर। जो ऊपर वाला है प्लीज दिस इज एटी रिच, और जो नीचे वाला है दिस इज पीसी रिच, और आपका चाहा सीक्वेंस जो आप चाहते हो रेपिटेटिव वो एटी रिच। पहले तो आप ये रेपिटेटिव चुन लो, तो बार बार रिपीट 2080, तो आपने ये 80 रिच जो सीक्वेंसेस हैं इनको अब क्या करें, अब इन सीक्वेंसेस को लीजिए, इन फ्रैगमेंट्स को लो आप लोग, ठीक है। और अच्छा, ये पहला स्टेप माना जाएगा, कटिंग विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस विल बी कंसीडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर आपने ये पर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स ली जो आपने काटी थी, जो 80 रिच थी, और उसकी क्या कर दी, उसकी आपने कर दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। बेल्स बनाया आपने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी है ना, the technique gel electrophoresis the separate different strands, बायोटेक्नोलॉजी में और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। टेक्निक टू सेपरेट डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, जो अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ऑन द बेसिस ऑफ their length, डीएनए के स्ट्रैंड्स की लेंथ के बेसिस पे इसको हमने क्या किया, इसको स्ट्रैंड्स को हमने सेपरेट करना है इस टेक्निक में। तो आपने यहाँ पे एक डीएनए का सैंपल डाला, लेट्स से जो क्राइम सीन मिला, और यहाँ पे आपने सस्पेक्ट का डीएनए डाला, आपको शक है, और ये कहाँ से मिला आपको, डीएनए का सैंपल आपको मिला क्राइम सीन, ठीक है। देखना है कि मैच कर रहे हैं या नहीं, यहाँ पे क्राइम सीन से जो मिला है क्या वो आपके शक के साथ मैच कर रहा है या नहीं। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चला, नेगेटिव टर्मिनल से आपने कनेक्ट करना होता है, ठीक है, और ये वाला आपको कनेक्ट करना होता है पॉजिटिव टर्मिनल। जेल रन होगी, जो बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स हैं वो ऊपर, और जितने छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो मूव कर जाएंगे नीचे। छोटी चीज करना इजी है ना, जितनी छोटी चीज होगी उतनी जल्दी नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। तो स्मॉलेस्ट मूव्स फास्टेस्ट, सबसे छोटा वाला सबसे आगे पहुंच गया, और आपके डायग्राम में भी ये एविडेंट है। नाउ सेकंड स्टेप वाज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीसरा स्टेप पता है क्या है, आपने इस जेल को वॉश करना, प्रोसेस नोन एज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन से क्या होगा, कैसे होएगी, पहली बात तो डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन जो है वॉश द जेल इन अ डिटर्जेंट, आपने जेल को एक डिटर्जेंट के अंदर वॉश कर, ठीक है। देखो
जब जेल को लेके आपने डिटर्जेंट से वॉश किया तो उससे क्या हुआ? डीनेचुरेशन हो गई। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? डीनेचुरेशन का क्या मतलब है? का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन स्ट्रैंड्स विल ब्रेक। दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो गए हैं। दैट मीन्स अब कितने स्ट्रैंड्स बच गए हैं? सिर्फ एक स्ट्रैंड बच गया। देखो मेरा वेल यहाँ से डीएनए चला था, वहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड बनाए थे, यहाँ पे मैं सिंगल स्ट्रैंडेड बना। ठीक है, ऐसे दिखने लगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इसको शिफ्ट कर देंगे ऑन अ नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। डीनेचुरेशन के बाद जब हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड्स आ गए, सिंगल स्ट्रैंड्स हमारे पास जब आ गए तो वी विल बी शिफ्ट इट ऑन अ नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। और शिफ्टिंग क्या बोला गया? शिफ्टिंग को बोला गया सदरन ब्लॉटिंग। रिमेंबर अभी हम डीएनए को शिफ्ट कर रहे हैं, सदरन ब्लॉटिंग। अगर हम प्रोटीन को शिफ्ट करते तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, अगर हम आरएनए को शिफ्ट करते तो नदरन ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग कर रहे हैं यानी कि शिफ्टिंग डीएनए ऑन जेल, डीएनए ऑन जेल टू नाइट्रोसेल्युलोज, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर या पार्चमेंट पेपर पे इसको हमने शिफ्ट कर। ठीक है, कैसे? ऐसे जेल पकड़ेंगे, ऐसे पेपर पकड़ेंगे और जेल को इस पे इस तरह से उड़ेल देंगे और ये क्या होगा? जो जेल वाला डीएनए है वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा? पे नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न दोबारा से मैं ड्रॉ करूंगी, बट प्लीज रिमेंबर दिस इज अ जेल, व्हेयरएज अब जो मैं बना रही हूँ पैटर्न, अब जो मैं बनाऊंगी दैट विल बी अ नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। चौथा पॉइंट है ये। पहले क्या किया? पहले काटा उसको न्यूक्लियस से, फिर क्या किया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। अब क्या किया? डीनेचुरेशन, यानी कि तो दो स्ट्रैंड्स थे डीएनए के बीच में उनको तोड़ दिया। दो स्ट्रैंड्स के टूटने की वजह से क्या हुआ? जो डीएनएज हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो गए। फिर इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने शिफ्ट किया एक नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे। देखो वेल होंगी, वेल्स होंगे नहीं, अब तो पेपर पे है। तो पेपर पे भी सेम ही पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंगल स्ट्रैंड्स, look at the single strands. शिफ्ट हो गई। व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? नेक्स्ट इज के बाद क्या होगा? सदन प्लॉटिंग के बाद हम करेंगे बच्चा इनकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये जो सिंगल स्ट्रैंड्स हैं इनको डबल स्ट्रैंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम डबल स्ट्रैंड्स? हम एक और सिंगल स्ट्रैंड डाल देंगे। हाउ कम इज दिस पॉसिबल? एडिंग अ स्ट्रैंड, or we can say a radio labeled strand complementary to VNTRs। सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ VNTRs चाहिए। हमने सोचा इनमें से जो भी VNTRs हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, हम उनका दूसरा स्ट्रैंड डाल देते हैं, दूसरा स्ट्रैंड उनके साथ जाके चिपक जाएगा। हमने उस स्ट्रैंड को क्या कर दिया हुआ? रेडियो लेबल कर दिया हुआ। उससे क्या आपको होगा फायदा? आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप रेडियो लेबल चीजें देख पाओगे, यानी कि VNTRs को दूसरे स्ट्रैंड से आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो सारे नहीं देखने थे स्ट्रैंड्स, है ना? सारे क्यों देखे हम? बहुत सारे तो मैच ही करेंगे ऑब्वियसली, बस VNTRs ही तो देखने थे हमें। तो बाद में आपने देखा कि जो आपने नए स्ट्रैंड्स डाले थे, जो आपने न्यू स्ट्रैंड्स डाले थे, वो इस तरह से VNTRs वाली जगहों पे जाके चमक ये है
रेडियो लेबल स्ट्रैंड डाले आपने, तो रेडियो लेबल स्ट्रैंड थे कॉम्प्लीमेंट थे VNTR। दैट मीन्स एक पेयर VNTR के ये दोनों है और एक ये दोनों। अगर VNTR का सीक्वेंस, मैंने आपको क्या बोला, अगर एक केस में ATT GAC है तो दूसरे केस में भी ATT DAC है, तो ये ऊपर क्यों है और ये नीचे क्यों है? अच्छा, हो सकता है इसमें वो चीज 1000 बार रिपीट कर रही हो, पीछे रह गया, क्योंकि बड़ा वाला पीछे रह जाता है ना, मैं 500 बार रिपीट कर रही हूँ, पीछे रह गया। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सीक्वेंस तो सेम होगा, बट वो कितनी बार खुद को रिपीट कर रहा है वो चीज, यहाँ पे हो सकता है वो खुद को 40 बार रिपीट कर रहा है और यहाँ पे सिर्फ 10 बार रिपीट कर रहा हो, तभी तो आगे चला गया। Sequence is same, but the number of times it is repeating itself is different in different organism. And now the last step, which is autoradiography. Autoradiography. क्या है ये ऑटोरेडियोग्राफी? ऑटोरेडियोग्राफी में आप क्या करेंगे? You will be viewing this paper under X-ray film और U क्या होगा? रेडियो लेबल जो पार्ट है will be visible। क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? ऑटोरेडियोग्राफी। तो अगर तो ये सेम जगह पे आते हैं, अगर तो ये और ये सेम जगह पे आते हैं, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ये खुद को रिपीट कर रहा है सेम होता, मतलब पर्सन से। बट VNTR की यहाँ पे पोजीशन अलग है, यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे 1000 बार कर रहा है, यहाँ पे 500 बार। दैट मीन्स ये दोनों अलग ऑर्गेनिज्म हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? दिस इज कंसेप्ट ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। सेम इज द केस ऑफ मैटरनिटी एंड पैटर्निटी टेस्टिंग। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि मैटरनल टेस्टिंग होती है, मतलब किसी बच्चे का फादर कौन है ये ढूंढते हैं, तो कैसे पता लगेगा? क्या बच्चे का जो DNA फिंगरप्रिंट है वो फादर के DNA फिंगरप्रिंट मैच कर जाएगा? नहीं, मैंने आपको अभी बताया कि भी दो ऑर्गेनिजम्स का जो DNA फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं करता। होगा क्या जब आप VNTRs इस तरह से बनाओगे, तो कुछ VNTRs, आधे VNTRs, 50% VNTRs जो है वो मदर से मैच करेंगे बच्चे के, और जो मदर से मैच नहीं करेंगे वो 50% किससे मैच करने चाहिए? फादर से। जिस फादर के साथ, जिस पर्सन के साथ वो 50% मैच कर गए, जो मदर के साथ मैच नहीं किए थे, वो उनका फादर। रिमेंबर, जो मदर के साथ मैच नहीं करे 50%, वो किसके साथ मैच करते हैं? फादर के साथ। और इसी बेसिस पे क्या किया जाता है? इसी बेसिस पे मैटरनिटी या पैटर्निटी टेस्टिंग की जाती है। नाउ क्विकली हम देख लेते हैं, ये समझ में आ गया ना आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग? क्विकली हम देख लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? अच्छा, पहले आप लोग बताओ मुझे कि जीनोम होता क्या है? फटाफट से देखिए इस चीज ये जो है आपको सिर्फ एनसीईआरटी से रीड कर लेना है, बहुत ही थ्योरी है सिर्फ इसमें, ठीक है? बताओ जीनोम क्या होता है? आपको ये पता है कि जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है अ कंप्लीट सेट ऑफ, so the topic is human genome project. What is this genome? Genome refers to a complete set of chromosomes. एक पूरा सेट है जो क्रोमोसोम्स का, उसको क्या बोलते हैं? उसको जीनोम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के पास कितने सेट्स हैं? have two set of chromosomes। कह रहे हैं भाई हमारे पास तो 2 सेट हैं। अगर आपके पास 2 सेट हैं, जीनोम क्या होगा? जीनोम मतलब सीक्वेंस ऑफ 1 सेट। बस 2 सेट है ना ह्यूमन के पास, यहाँ पे बोलेंगे 23 क्रोमोसोम्स का, उनके 46 क्रोमोसोम्स है, यानी कि 2 सेट है, 2n है, सिर्फ n का, यानी कि एक सेट का, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस पता करना
क्या कहलाएगा कि हमने ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस कर लिया। ठीक है, ये जो है ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, मतलब अब तो कंप्लीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि ना ये बहुत टाइम लिया, बहुत ज़्यादा टाइम लिया अपने कंप्लीशन में, ठीक है? तो इसने इतना ज़्यादा टाइम लिया, आपने टाइम लिया। स्टार्टेड इन 1990 एंड इट एंडेड 2000। 13 साल लग गए। अच्छा, ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3.3 raised to power 9 बेस, ऐसा ही था। कॉस्ट बड़ी ज्यादा थी, कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग वन बेस पेयर was $3 was $3। एक कैलकुलेट करनी, एक बेस पेयर सीक्वेंस करने की जो कॉस्ट थी वो $3 थी। ठीक है, तो है कितने? 3.3 बेस पेयर्स, 3.3 into 10 raised to power 9 into $3 make 9.9, अब 9 बिलियन यूएस, करीब 9 बिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आ गया इसको सीक्वेंस करने में। तो टाइम बहुत लग गया, दूसरा खर्चा बहुत ज्यादा आ गया। तो इतना ज्यादा खर्चा आ रहा है, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, बड़े सारे लोग लगे हुए हैं इसको करने में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन्वॉल्व है इसको करने में, ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व है इसको करने में, सारी कंट्रीज से हेल्प ली जा रही है इस प्रोजेक्ट की। फिर इसमें फिजिक्स की जरूरत है, आईटी की जरूरत है, हिस्ट्री की जरूरत है, बायोलॉजी की जरूरत है, मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जरूरत है। मतलब सारी की सारे फील्ड्स जो हैं इसमें मिलजुल के काम कर रही हैं, तो ही हम इसकी सीक्वेंस कर पाए। ठीक है, अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, उसे पता क्या लगाना था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसमें लोगों को पता क्या लगाना था, रिजल्ट क्या आए? तो ये पता लगाना था कि एक्चुअल में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये पता लगाना था कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर, बेस पेयर्स कितने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर्स कितने। के अलावा सारे के सारे बेस पेयर्स तो प्रोटीन ही बना रहे ना, आपको पता है ना, सिर्फ कुछ ही पार्ट जो है वो प्रोटीन पे कोड करता है। ये बताना है कि हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी of what part of DNA is actually coding for certain genes, how many proteins are present, कितने present है, कितने फंक्शन है, ये पता लगाना है। फिर ये पता लगाना है कि स्मॉलेस्ट जीन कौन सा है, ये पता लगाया उन्होंने कि लार्जेस्ट कौन सा है। कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिस्ट्रोफिन जीन, लार्जेस्ट जीन, ठीक है, सारी चीजें लिखी है वहां पे। के बाद उन्होंने पता लगाया कि स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है, वाई क्रोमोसोम, लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा है जिसपे सबसे ज्यादा बेस पेयर्स हैं, लार्जेस्ट क्रोमोसोम वाज क्रोमोसोम नंबर 1। उन्होंने एथिकल, लीगल, सोशल इश्यू के साथ भी डील किया। बड़ी सारी चीजें पता लग गई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से कि डीएनए जो है एक्चुअली में इसकी लेंथ क्या है, कितने बेस पेयर से बना है, उसके बाद इतने लंबे डीएनए में कितने जीन्स बना रहे हैं एक्चुअली, कितने एक्सॉन्स हैं, इंट्रॉन्स हैं, छोटा जीन कौन सा है, सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पता चली। इसके अलावा ह्यूमन के अलावा दे आल्सो वर्कड ऑन, उन्होंने कुछ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स पे भी काम किया। दे आल्सो वर्कड इन सर्टेन नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि इकोलाई, जैसे कि दे वर्कड ऑन इकोलाई। जो एनसीईआरटी सब कहती है, आपको अच्छे से एनसीईआरटी रीड करनी है सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। इकोलाई, यीस्ट क्या है? यीस्ट इज अ फंगस, जिसने इकोलाई की सीक्वेंसिंग, यीस्ट यानी कि एक फंगस की सीक्वेंसिंग, रैबिडोप्सिस सीक्वेंसिंग की, राइस प्लांट की सीक्वेंसिंग के अलावा बहुत सारी चीजों की जो है सीक्वेंसिंग की बिफोर सीक्वेंसिंग ह्यूमंस, और सबसे बहुत ज्यादा फायदा भी पाया गया। इस प्रोजेक्ट के चलते एक नई ब्रांच लॉन्च की गई, उस ब्रांच का नाम था बायोइन्फॉर्मेटिक्स।
दिस वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, आपको याद रखना है, तो अच्छे से याद करना है कि कौन सा सबसे बड़ा जीन था, कौन सा बड़ा जीन था, क्रोमोसोम बड़ा था, कितने प्रोटीन। नाम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आज आपके अपलोड हो जाएंगे। आपको क्वेश्चंस अच्छे से देख लेने हैं और कोई भी डाउट्स हैं वो मैं आपके मंडे से ले लूंगी। That is it for the day. Thank you so much. All the best. Enjoy your day. Bye bye.